मेरा नाम निशांत है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ लगभग 4 साल पहले घटित हुई थी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं और मेरी फियोंसे हम दोनों ही बुआ के बेटे की शादी से घर लौट रहे थे। मेरी फियोंसी आशा, जो कि अब मेरी वाइफ बनने वाली थी, एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बुआ के लड़के की शादी तय हो गई है और उसकी शादी लगभग 1 महीने बाद होने वाली है। तो ठीक है, मैं भी उसी दिन का इंतज़ार करने लगा क्योंकि मुझे उसकी शादी में खूब एंजॉय करना था। धीरे धीरे वो दिन भी नज़दीक आया जब दीपक की शादी होने वाली थी। मैं तो ठीक उसकी शादी में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मेरे माता पिता तो पहले ही शादी के लिए घर निकल चुके थे और 2 दिन बाद हम भी उसकी शादी अटेंड करने गए। वहाँ पर मैंने काफ़ी मौज मस्ती की। बड़ी ही धूमधाम से हमने उसकी शादी को एंजॉय किया। लेकिन अब वक्त हो चला था घर लौटने का। निकलने से पहले पिताजी ने कहा, बेटा कुछ देर और रुक जाओ, हम सब साथ में ही निकलते हैं। लेकिन मुझे अगले दिन ऑफिस जाना था और वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। तो ठीक मैं और आशा दोनों ही वापस घर के लिए रवाना हो गए। जब हम दोनों वहाँ से निकले तो लगभग रात के 1 बज रहे थे। लेकिन इसके बाद हम दोनों आपस में बातें करते हुए सफ़र कर रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते हमें ठीक एक ऐसे रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर मैंने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर दिया क्योंकि मैंने उस रोड के बारे में काफ़ी सारी भयानक कहानियाँ सुनी थी, जैसे कि उस रोड पर बुरी शक्तियाँ घूमती हैं और अपने शिकार पर नज़र डालती हैं। ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी घटित हो जाएं, इसलिए मैं गाड़ी ज़रा तेज़ भगा रहा था। हालांकि गाड़ी की गति को देखकर आशा ने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी तेज चला रहे हो। मैंने उसकी बात पर उसे जवाब दिया कि रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर जो दिखता है वह असल में होता नहीं है। यह रास्ता लगभग आगे 5 किलोमीटर तक हॉन्टेड माना जाता है। मेरी यह बात सुनकर हंसते हुए आशा बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इस मॉडल दुनिया में होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हो? मैंने उसकी बात पर जवाब दिया कि मैंने अपने माता पिता से इस रास्ते के बारे में काफ़ी खतरनाक कहानियाँ सुनी हैं। शायद इसीलिए वह मुझे कह रहे थे कि हम सब साथ में चलते हैं। दोस्तों, हम बात करते हुए उस रास्ते को पार कर ही रहे थे कि मैंने आशा से कहा, हमें इस हाईवे पर भूत प्रेतों की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि इस हाईवे पर रात में शैतानी शक्तियाँ मंडराती हैं। मैं उसे जितना समझा रहा था वो उतना ही मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन जल्दी उसका सामना छलावे जैसी भयानक शक्तियों से होने वाला था। खैर, अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था और आशा मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैं अपनी धुन में था कि तभी उसने मुझे गाड़ी की स्पीड को कम करने को कहा। मैंने उससे पूछा कि बार बार क्यों परेशान कर रही हो। तब जाकर उसने मुझसे कहा कि वहाँ कुछ सफ़ेद रंग का दिख रहा है। सच कहूँ वो चीज़ मुझे साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमारी गाड़ी उस ओर करीब गई तो मैंने देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। मैंने तुरंत आशा को मना किया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं रोकनी। साथ ही वो औरत सड़क के किनारे हाथ दिखाते हुए हमसे मदद की प्रार्थना कर रही थी। मैं समझ चुका था कि इतनी रात गए अकेली औरत यहाँ पर कैसे हो सकती है। मैंने तो उसके पास गाड़ी रोकने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था, लेकिन आशा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि तुम गाड़ी को रोको। मैं आशा को बार बार कहता रहा कि इस हाईवे पर जो दिखता है वह होता नहीं
और जो होता है वह हमें दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ छलावों का कारनामा होता है। मेरे कई बार समझाने के बाद भी आशा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह बोली, ये बूढ़ी औरत इतनी रात को कहाँ जाएगी? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। मैंने जैसे ही वहाँ पर गाड़ी रोकी, आशा ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उस वक्त मेरी नज़र ठीक डैशबोर्ड पर थी। लेकिन जब मैंने आशा की तरफ देखा, वह इधर उधर देख रही थी। उसने देखा कि अब वो बूढ़ी औरत वहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। मैं तो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। मेरे तो हाथ पैर जाम हो चुके थे। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें खुली होने के बावजूद नींद में हूँ। आशा भागते हुए मेरे शीशे के पास आई और जब उसने शीशे पर मारना शुरू किया, तब जाकर कहीं मेरी नींद सी टूटी। मैंने तुरंत आशा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आशा भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। हम दोनों गाड़ी में तो थे, लेकिन अब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरे जितनी भी कोशिश की वो सारी बेकार हो गई। अब मेरी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने तभी आशा को गुस्सा करते हुए कहा कि आज हम दोनों सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से ऐसे संकट में पड़े हैं। अब तो देख लो, तुम्हारी जिद की वजह से ही हम दोनों की जान खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों, यह बात मैंने बड़े ही गुस्से में की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको भी समझ आ चुका था कि यह सब जो हो रहा है, उन सब में भूत प्रेत से कुछ तो संभव है। इसके बाद मैंने आशा को कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा। हमें गाड़ी को स्टार्ट करना होगा या फिर यहाँ से पैदल भागना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से भागे तो हम उस छलावे का शिकार बन जाएंगे। मैं लगातार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद मेरे पास भगवान का नाम लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। मेरी लगातार कोशिशों के बाद थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट हो गई। यह देखकर मेरा मन खुश हो गया। मैं बस निकलने वाला ही था कि तभी पता नहीं कैसे मगर एक पत्थर आकर सीधा मेरी गाड़ी के शीशे पर लगा। यह देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद हम फंस गए। मुझे लगा कि ऐसे रास्ते में कोई चोर मिल गया तो वो भी परेशानी अलग है। सच कहूँ तो मेरा डर पहले से दुगना बढ़ चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद करी और पूरा एक्सीलेटर एक बारी में दबा दिया, लेकिन एक बार फिर गाड़ी एकदम से बंद पड़ चुकी थी। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। कहीं भी किसी भी साधन के आने जाने का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बिल्कुल हताश बैठा हुआ था कि तभी मेरी नज़र पास ही के खेत में पड़ी। वहाँ कुछ जगहों पर रोशनी बिखरी हुई थी। मैंने तुरंत आशा से कहा कि हमें किसी भी प्रकार उस खेत में पहुंचना होगा, लेकिन हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि उस खेत के चारों तरफ तार ही तार बंधे हुए थे। हम दोनों को किसी भी प्रकार से उस खेत में दाखिल होने के लिए उन तारों को पार करना था। मेरी गाड़ी रोड के किनारे पर ही थी। तभी मैंने हाईवे पर देखा कि आशा रोड के बीचों बीच खड़ी हुई है। साथ ही मेरी नज़र पीछे से बहुत तेज गति से आ रहे एक ट्रक पर पड़ी। वो ट्रक इतनी तेज आ रहा था कि अगर कोई उसके सामने आ जाता तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। देखते ही देखते वो इतनी तेज़ी से आया कि उसने आशा को कुचलने में 5 सेकंड भी नहीं लगाई और मैं बस चिल्लाते ही रह गया, आशा 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 आशा। मेरे जोर जोर से चिल्लाने के बाद तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई,
उस आवाज ने मुझसे कहा कि अरे तुम ठीक तो हो। ये सुनकर पीछे पलटा तो मैंने देखा कि आशा मेरी पीछे वाली सीट पर आराम से बैठी हुई है। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उल्टा आशा ने मुझे बताया कि उसने मुझे हाईवे के बीचों बीच खड़ा देखा और एक ट्रक ने मुझे कुचलते हुए वहां से निकल गया। मैं तो एकदम सन्न रह गया। लेकिन ठीक उसी वक्त तुम्हारी चिल्लाने की आवाज से मानो मेरी नींद उड़ गई हो। मैं एकदम होश में आ गई। तो इसका मतलब साफ था कि यह सब कारनामा छलावे का ही था, जो कि हमें पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मुझे गाड़ी से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। मैंने तो आशा को मना किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर मत निकलना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आशा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो गाड़ी में बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर में हमारे सामने से एक आदमी चलता हुआ नजर आया। वह आदमी हमारी तरफ आ रहा था। मैंने सोचा कि इस आदमी से कोई मदद लेनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस वक्त कोई सामान्य आदमी हमारे सामने आएगा। हो ना हो जरूर यह हमें फंसाने के लिए कोई और चाल चली गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने एक बार ये सोचा कि हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमें बचाने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा। साथ ही वो आदमी भी बिना बुलाए हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा था। मैंने उस आदमी को गौर से देखा तो उसकी आंखें लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। दोस्तों, मैंने यह भी सुना था कि छलावे की आंखें एक जगह पर नहीं टिकती। मैं बिल्कुल समझ गया था कि यह कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि कोई छलावा ही है। मैंने चुपचाप ये बात आशा को बताई, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डर चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर डैशबोर्ड पर रख दिया। उसके बाद मैंने एक और ट्रक को पूरी रफ्तार से भागता हुआ उसी सड़क पर दोबारा पहले की तरह देखा। उस ट्रक को देखकर वह आदमी एकदम से सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हो गया। यह पूरा किस्सा सेम वही हुआ था जो अभी मैंने आशा के साथ देखा था। आखिर यह बार बार क्यों हो रहा था? क्या उस आदमी की मौत इसी तरीके से हुई थी? आखिर वो हमें क्या कहना चाहता था? हमें कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने अभी भी अपने चेहरे को हाथों से ढककर डैशबोर्ड पर रख दिया कि थोड़ी देर बाद मुझे पीछे से गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि 2-3 गाड़ियां हमारे पीछे आ रही हों। मैंने धीरे से अपने साइड मिरर में देखा तो पाया कि वो 2 गाड़ियां ही थीं। वो दोनों गाड़ियां हमारे बगल में आकर रुकी। तब जाकर मैंने देखा कि उस गाड़ी में मेरे पिताजी हैं और ठीक उसके पीछे जो गाड़ी थी वो मेरे अंकल की थी। नीचे उतरकर पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम इतनी रात गए इस रास्ते पे क्या कर रहे हो? मैंने पिताजी को सारी बात बताई। वो तो शुक्र था कि गाड़ी मैंने नहीं रोकी, वरना मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पर टूट पड़ता। दरअसल मैंने पिताजी को आशा की जिद के बारे में बताया, जिसकी वजह से पिताजी ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये तो मॉडर्न लड़की है, अभी बच्ची है, इसकी ऐसी हरकतें करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम इस गाड़ी को यहीं छोड़ दो, हम इसको सुबह ले जाएंगे। मैं तो पूरा पिताजी पर निर्भर था। वो जैसा जैसा बोलते गए मैंने वैसा वैसा ही किया। पिताजी हमें वहाँ से सीधा एक मंदिर की तरफ ले गए। मैंने पिताजी को कहा कि हम लोग सुबह मंदिर चले जाएंगे, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं इतनी देरी नहीं कर सकता, कहीं तुम लोगों को कुछ हो गया तो।
मंदिर पहुंचकर मुझे पुजारी बाबा के पास ले गए। पिताजी ने पुजारी बाबा को पूरी बात बताई, जिसके बाद तुरंत बाबा जी हमें एक कमरे में ले गए और कमरे में जाकर पुजारी बाबा ने हम दोनों के माथे पर चंदन का टीका लगाकर एक धागा बांधा और साथ ही हमारा शुद्धिकरण किया और ठीक धागा बांधते वक्त कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मेरे मन में बात आई तो मैंने पूछा कि आखिर यह सब किस लिए। तब जाकर उन्होंने बताया कि इससे किसी भी आत्मा का साया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। वह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए, वरना ऐसे सुनसान रास्तों में कुछ भी हो सकता था। आज इस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं। अब मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं।